अरे आपको याद है कल रविंद्र सर ने हमको एक टास्क दिया था। वो टास्क था कि हमें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड पता करके आना है। तो सर हम आप रेडी है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड लेके? लेकिन एक मिनट रिवाइज करेंगे, कल जो पढ़ा था 2-3 चीज़ें हमने मेन पढ़ी हैं मेनली, जिससे ये मतलब वो एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एक इम्पॉर्टेंट बात जो कल हमने करी थी, स्टॉक मार्केट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्योंकि म्यूचुअल फंड कहाँ से आया उसके पहले स्टॉक मार्केट आया ना। तो वो जानने के लिए तो हमने पढ़ा था उसके बारे में। आपको थोड़ा बहुत याद है निशा मैम? हाँ याद है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, डच वाली ईस्ट हाँ। इंडिया कंपनी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाँ। आपको क्या याद है वहां से शुरुआत तो हुई थी, लेकिन मुझे अच्छे कैसे से हुई थी? मुझे वो एक्सप्लेन कर दीजिए फटाफट 30 सेकंड में कि वो कैसे हुई थी, क्या था कि वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और क्या करना चाह रहे थे वो लोग। वो बिजनेस के पर्पज पर, मतलब वो हमारे कंट्रीज में आते थे बिजनेस के पर्पज पर, तो वो उनके पास इतना पैसा कैपिटल नहीं था जिसके कारण वो बिजनेस कर पाए। तो वहाँ के जो लोग थे उनसे वो शेयर्स लेते थे पैसे लेकर के, और फिर अगर वो जो बिजनेस के तौर पर अगर उनको प्रॉफिट होता तो उस टाइम पर मतलब वो उनको उतने हिसाब से पैसे मैं रिटर्न इसलिए करते थे। पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लो में बोल दूंगा, पर कितनी बात जा रही है मन में ठहर रही है वो समझने के लिए। तो जैसे अभी मैम ने कहा कि शेयर देने के लिए या शेयर लेने के लिए पैसे लेते थे, तो वो शेयर और इस सब में कंफ्यूजन है ना। सिंपल इतना है, व्यापारी थे, उनके पास पैसे कम थे, उनको भारत चाइना ईस्ट की तरफ आना था। तो जो वो जहाज बनाना, 50 लोगों को उसमें रखना, फिर महीनों तक जर्नी करना, समंदर में खाना पीना, दवाइयाँ, वो सब में जो इन्वेस्टमेंट था, जो खर्चा लगना था, उतना पैसा नहीं होता था एक व्यापारी के पास। तो उसने मौका दिया कि भाई मैं 1 लाख रुपए खर्च करके जाना चाह रहा हूँ, 2 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है इस पूरे ट्रिप में। अगर आप अपना 1000 500 रुपए मुझे देंगे तो आपका पैसा जिस रेशियो में आप मुझे देंगे उससे डबल हो सकता है। अगर मेरा 1 लाख 2 लाख हुआ तो आपका जो इस 1000 आएगा वो 2000 हो जाएगा। इस तरीके से मैं अपने इस काम की, इस जो मर्चेंट हमारा जा रहा है, इसका शेयर्स आपको देता हूँ, इसकी हिस्सेदारी आपको देता हूँ। वो पहली बार ऐसा पेपर में हुआ था, आमने सामने। फिर कुछ सालों के बाद एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं, कि जितने व्यापारी ऐसा करना चाह रहे हैं वो अपना जो भी काम है, कंपनी है या फर्म है, उसको हमारे पास आके रजिस्टर करा दें। पब्लिक को पैसे देना है आपको, वो देंगे, जब फायदा होगा तो लौट आएंगे, और लॉस होगा तो बराबर लॉस होगा। व्यापारी अकेला करेगा तो उसका घर खेत सब बिक जाएगा, मे भी उसको खुद को भी बेचना पड़ेगा, लेकिन जब सबका थोड़ा थोड़ा लॉस होगा तो पता नहीं चलता। वही चीज आज मॉडर्न होके शेयर मार्केट के फॉर्म में इंडिया में, दुनिया में अवेलेबल है। तो लेकिन भारत में कैसे आया ये मुझे पता है। अच्छा, चलिए बताइए कैसे आया भारत में, कब देख, आया लगभग? ये जहाँ अच्छी बात है, आपने तक पढ़ाई करी थोड़ा तो हाँ, नई चीजें निकल के आती मैंने है। रिसर्च किया था कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ये हमारे आ गया था इंडिया में। लेकिन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करके आया था। इसमें 22 ब्रोकरों ने मिलकर स्टॉक एक्सचेंज किया था। चलो, लेकिन ये भारत मतलब एशिया का पहला और भारत का सबसे पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। वेरी गुड। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया जो कि 1992 और 1994 के बीच में आया। वो मतलब आफ्टर जो लिबरलाइजेशन हुआ हाँ, था उसके बाद है आया। ना, नरसिम्हा जी की सरकार थी, उसके बाद हाँ। जब इंडिया पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, हम लोग आपस में ही प्रोड्यूस करते थे, कंज्यूम करते थे, जो भी बनाते थे खाते थे, हम करते थे। फिर हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी दुनिया के लिए कि बाहर की कंपनियां आके यहाँ व्यापार कर सकती। तो वो एक बड़ा टर्न अराउंड था इंडिया की इकोनॉमी फिर ये के भी लिए। था कि 1992 और 1994 के बीच में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया था, इसमें कंप्यूटराइज्ड हो गया था Computerized और हो ट्रांसपेरेंसी हो गई थी लोगों। हाँ, उस टाइम में राजीव गांधी जी आईटी वगैरह लेके आ गए थे, तो हाँ। कंप्यूटराइज हो गया था। चलिए बढ़िया है। तो अभी हमने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या है। अब ये समझना चाह रहे हैं, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कहाँ से आ गए, क्यों आ गए। हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से आ गए, अगर हमको थोड़ा समझ पड़ेगा ना तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो स्टॉक मार्केट आया, उसमें बहुत सारी कंपनियां आ गई अपना रजिस्टर कराने के, हमको पब्लिक का पैसा चाहिए है, जो भी हमारे पास कम है, व्यापार ज्यादा है। तो ऐसे करके आज की डेट में लगभग 6000 से ज्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी 1992 वाला, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी 18th सेंचुरी वाले, जैसा आप कह रहे हैं। तो अब 6000 कंपनियां हैं, आपके पास 10,000 रुपए हैं, अब आप उसमें कैसे लगाएंगे? क्योंकि देखिए ये रिस्की है, ये एफडी के जैसा नहीं कि बैंक को आपने दे दिया तो साल में 6-7% वो आपको रिटर्न दे देंगे। ये रिस्की है। जिस कंपनी में आपने लगाया वो कंपनी गायब हो गई, खराब हो गई। इंडिया में बहुत कंपनियां हैं ना जो आज नहीं है, पहले थी 20 साल 30 साल पहले वो कंपनी काम कर रही थी, बढ़ रही थी, फिर खराब हो गई। किंगफिशर है, ये कई गवर्नमेंट कंपनियां अच्छा कर रही थी, अब नहीं है। कई प्राइवेट कंपनियां थी, अब नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, कंपनी है। तो इसलिए आप कैसे चुनेंगे कि किस कंपनी में आपको ये अपने पैसे डालने हैं थोड़े थोड़े?
पहले तो उस कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा तो कि 6,000 उसका है ग्रोथ कैसा है, क्या तो है। वो तो रोज बदल जाता है ना। 6,000 कंपनियां हैं, इस साल कंपनी ने अच्छा किया, अगले साल हम प्राइवेट में हैं, हम जॉब करते हैं, हमको पता है आप लोग टीचिंग में कभी आपका स्कूल अच्छा परफॉर्म करता है, नेक्स्ट ईयर उसकी एडमिशन कम होते हैं। मेरी कंपनी है कभी अच्छा काम करती है, नेक्स्ट ईयर कम होता है। तो ये तो बहुत वोलाटाइल है, बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हमारा पैसा ऊपर नीचे होगा। गोल्ड लोगों को क्यों पसंद है, एफडी क्यों पसंद है कि वो कांस्टेंट है, उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। पर स्टॉक्स में है, इसलिए म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा है कि 6,000 कंपनियों को समझने पढ़ने वाली एक टीम होगी, वो आपसे आपका थोड़ा पैसा ले लेंगे और उसमें उन कंपनियों में जो अच्छी कंपनियां उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे। तो हमारे जैसे लाखों लोग अपना 10-10 हज़ार देंगे तो उनके पास सैकड़ों करोड़ हो जाएंगे, 100 ऑफ करोड़ हो जाएंगे, और वो उसको डिवाइड करके म्यूचुअल फंड्स में डाल देंगे। फिर अब हमको पैसे देने हैं, तो बहुत सारी कंपनियां जैसे 1 से 6,000 है ना, तो सबका लेवल अलग अलग है। बड़ी कंपनियां स्टेबल है, टाटा जैसे कंपनी है वो स्टेबल है, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। रिलायंस आपके पिताजी ने भी सुना था, आप भी सुने हैं, आने वाले बच्चे भी सुनेंगे। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो आपने आज सुनी, अगले साल वो बंद पड़ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनियां बहुत सारी हैं, 1 से 6,000, इसलिए ये म्यूचुअल फंड के टाइप्स बने कि अब आप डिसाइड करिए, जिस भी कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को आप अपना पैसा देने वाली है, उनको आप इंस्ट्रक्शन के साथ देंगी कि ये मेरा पैसा आप इस कैटेगरी की कंपनी में डालिए। तो कैटेगराइजेशन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए इन कंपनियों की जो लिस्ट है उसको बंच बना के रखने के लिए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आए हैं। अब मैंने टास्क दिया था, अब हम बात करेंगे कि क्या आपने अपने लेवल पे एक्सप्लोर किया। तो पहले आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। समझ आया ना क्यों टाइप्स बनाए गए हैं? क्योंकि 1 से 6,000 कंपनियां हैं, 20 कंपनियां अच्छी हैं बाकी बेकार हैं, या 100 कंपनियां अच्छी हैं बाकी उतनी अच्छी नहीं है, बंद हो सकती हैं, तो आपका पैसा उसमें जाएगा तो नुकसान हो सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है जिस हिसाब का आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। सपोज आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ना चाह रहे हैं अगले 15 साल तक, पता चला आपने पैसे दिए म्यूचुअल फंड हाउस को, उन्होंने उन कंपनियों में डाल दिया जो कंपनियां बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपका तो सपना रह जाएगा। फिर कहाँ से आएगी बच्चे की हायर एजुकेशन का पैसा? वो पैसा तो गायब हो गया। जैसे सहारा के साथ हुआ, लोगों ने सहारा में डाला और वो चिट फंड गया स्कीम के जैसा है, काफी लोगों का चला गया। तो हमको डिसाइड करना है कि कौन सी अच्छी कंपनियों का एक ग्रुप है, उसी को हम पैसे देंगे। तो फिर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आए, तो वो आप मुझे बताइए कि मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कैटेगरी है, क्या बेसिस है उसका? जी देखिए, मैंने जितना रिसर्च किया कि जो म्यूचुअल फंड्स के जो कैरेक्टर्स, मतलब जो कैटेगराइज है वो बेस्ड ऑन एसेट्स है। एसेट है, हाँ, एसेट के टाइप। एसेट क्या होता है? हाँ, एसेट मीन्स जो हमारे जैसे पास लैंड हो गया, हाँ, जो आपके पास संपत्ति है, property एसेट है। है। आपका मोबाइल, आपके कपड़े, आपकी टीवी, आपकी गाड़ी, आपकी जमीन, सोना, घर, सब है, हाँ। आपका ब्रेन भी आपका एसेट है। वो बहुत साथ देता है ना अर्निंग करने के लिए, तो वो भी आपका एसेट है। सो बेसिकली 4 टाइप्स के ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन फिर भी उसके वेराइटीज में आते गए। जैसे इक्विटी फंड हो गया, डेब्ट फंड हो गया, और हाइब्रिड फंड हो गया, कमोडिटी फंड हो गया, ओके, एंड ऐसे थीमेटिक फंड हो गया। इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी फंड का क्या मतलब समझते हैं? जो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट का नेचर है कि हाँ। क्या है? इक्विटी फंड है ना। आप क्या समझते हैं? इक्विटी फंड मतलब जो स्टॉक्स में, हाँ, वेरी गुड। हाँ, जो स्टॉक्स और stocks में इक्विटी जाते हैं, तीनों एक साथ आप यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। तो इक्विटी फंड मतलब जो म्यूचुअल फंड आपसे पैसे लेगा और स्टॉक्स में पैसे डालेगा, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड मतलब जो आपसे पैसे लेके सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए, डेट में सिक्योरिटी बॉन्ड, ये सब डेट की कैटेगरी, डिवेंचर्स, ये सब डेट है, कर्ज है। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, बैंक से लोन नहीं लेना चाहती है, सरकार भी बैंक के पास नहीं जाना चाहती है, कोई नया काम करना है उनको, तो वो पब्लिक को ऑफर देती है कि इतने % ब्याज हम आपको देंगे अगर आप हमसे हमारा बॉन्ड खरीदते हैं। 6%, 7%, 8%, 4%। तो पब्लिक क्या करती है, फिक्स है, उसको लगता है गवर्नमेंट कहाँ भाग के जाएगी, कंपनियां भाग सकती हैं, स्टॉक्स बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं जाएगी, तो अपना पैसा दे देते हैं और बॉन्ड्स ले लेते तो इसमें रिस्क कम होता हैं। होगा। इसमें रिस्क कम होता है, गोल्ड के जैसा है, एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड, स्टॉक्स फंड बेस्ड ऑन द स्टॉक, तो इसलिए वो उस पे करते हैं। डेट फंड की कैटेगरी। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि आज जो हमारी सेबी है, जो मार्केट को रेगुलेट करती है, जैसे आपने क्राइम किया तो पुलिस आती है, टैक्स की चोरी करी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, बिजनेसमैन ने चोरी करी तो जीएसटी डिपार्टमेंट आता है, किसी ने मर्डर किया तो पुलिस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बना रखे हैं डेमोक्रेसी में। तो वैसे सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, चेक करता है कि कुछ गलत ना हो, पब्लिक के साथ धोखा ना हो, कंपनियों के साथ फ्रॉड ना हो, कंपनियां फ्रॉड ना करें। जो लोग आपको ये बेचना चाह रहे हैं
इसके बारे में बात करें, वो आपके साथ चीट ना करें, फेयर तरीके से आपके साथ जो भी आपका पैसा है वो, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेबी ने बनाया। और इसकी एजुकेशन भी उसका मेन रोल है कि एजुकेट करे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। तो ये हाइब्रिड फंड का एक हाइब्रिड शायद का बैलेंस मतलब फंड भी कहते हाँ, हैं। हाइब्रिड बैलेंस का ये मतलब है कि आप स्टॉक्स भी लें, थोड़ा गोल्ड भी ले लें और डेट भी ले लें। Oh, you mean to say it's a combination of both? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल Equity टाइप ऑफ है? म्यूचुअल फंड्स। Okay. तो मतलब आप म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाँ। गोल्ड म्यूचुअल फंड, वो सब मिला के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो जाता है। इसको उसको बैलेंस फंड भी बोलते हैं। बैलेंस फंड भी बोल सकते हैं। तो ऐसा करके ये टाइप्स ऑफ ये आ गए। अब पहला जैसे आपने बोला इक्विटी, तो उसकी भी कैटेगरी है ना, साइज के हिसाब से कैटेगरी है। तो नेचर हो गया कि स्टॉक वाले हैं या डेट वाले हैं। अब उसकी कैटेगरी जैसे हम बात कर रहे थे 1 से 6000 रैंक की कंपनी है। अगर ऊपर की हमको अच्छी कंपनियां लेना है 25, 30, 40, तो उसको लार्ज कैप फंड बोलते हैं। सुना है? हाँ, और क्या सुना है? टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी, तो वो लार्ज कैप फंड 1 to 50 के अंडर पे जो आती 1 है। to 100 लार्ज कैप। ओके, 1 to 100 है। 100 लार्ज कैप। इसकी डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिस मार्केट कैप की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ है, मतलब उसको आज आपको खरीदना है तो ओनर को 1 लाख करोड़ देना है, 1 लाख करोड़, वो है लार्ज कैप। 5000 से 1 लाख करोड़ के बीच की कंपनियां मिड कैप। लेकिन ये थोड़ा चेंज है। अगर हमारा देश तरक्की कर गया और हमारे देश में $1 ट्रिलियन कंपनियां हो गई, ट्रिलियन लेवल की, जैसे निवीडिया है, टेस्ला है, उस टाइप की कंपनियां हो गई, तो फिर ये कैटेगरी 1 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ करना पड़ेगा। इसलिए नंबरिंग पे जाते हैं कि 1 से 100 रैंक तक की कंपनियां जो है वो लार्ज कैप है। 101 से 250 तक मिड कैप, 251 से लास्ट जो है वो स्मॉल कैप है। हालांकि अभी एक और कैटेगरी बनाई है कि 500 से पार गया तो माइक्रो कैप, फिर एसएमई भी है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, पर उस पर हम नहीं जाते। म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इतना समझ आया? तो ये एक कैटेगराइजेशन है। फिर आपने फ्लेक्सी कैप सुना होगा। फ्लेक्सी कैप, हाँ, फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, हाँ, वो कंपनी जेएम एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, कैटेगराइजेशन हो गया लार्ज स्मॉल, अभी एक सेकंड स्टेप में जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपने पैसे दिए एक कंपनी को, सपोज है अभी मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने कंपनी को पैसे दिए कंपनी, तो वो कंपनियां कहाँ मिलेंगी, कितनी है, और कैसे आप उन तक पहुंचेंगे या वो आप तक पहुंचेंगे, ये एक सवाल है। जो कि अभी आपने बताया हाँ, कि जैसे जेएम इन्होंने बोला, मैं एएमसी बोलता हूँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी में बार बार बोल रहा हूँ, तो ऐसी बहुत सारी है। तो वहां तक कैसे पहुंचना है और वो बहुत सारी क्यों है, ये सब भी हमको इसमें समझ के चलना पड़ेगा आगे। और एक एएमसी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपको सारे फंड दे सकती है। वो लार्ज कैप फंड भी दे सकती है, स्मॉल कैप भी दे सकती है, मिड भी दे सकती है, फ्लेक्सी भी दे सकती है। आपने एक और सुना होगा ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड। ये टैक्स बचाने के लिए होता है। टैक्स बचाने के लिए होता है कि गवर्नमेंट ने कई बार बोला कि आपको हमको डायरेक्ट टैक्स नहीं देना है, आपको लग रहा है कि कुछ पैसे आने वाले समय में आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसको ELSS म्यूचुअल फंड टाइप में अगर आप जमा करेंगे SIP लमसम में, तो उस पैसे में हम आपसे कोई लास्ट ईयर तक कैसा था कि 1.5 लाख रुपए तक आपकी जो भी आमदनी, उससे 1.5 लाख रुपए आप ELSS फंड में डाल सकते हैं, तो वो आमदनी आपकी इनकम से सरकार काट देगी। और इसका 3 साल का ड्यूरेशन होता है। 3 साल तक फिर आप निकाल नहीं सकते। हाँ, वो एक बेनिफिट दे रहा है। अब इस साल तो काफी कुछ चेंज किया है, तो क्या लोग पर ये भी अंडर 80C एक्ट के अंदर आता है। मतलब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया, उसको आपको माफ करवाने के, भैया हमारा पैसा मेडिकल में लग गया, तो 80D आता है। ऐसे अलग अलग अच्छा, कई कंपनियों का PF होता है, अगर आप जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनका PF कटता है, तो वो प्रोविडेंट फंड में जाता है, वो पैसा भी सरकार माफ कर देती है कि आपने जमा किया है, यूज नहीं किया। पर हम कहाँ पे AMC में है, तो कल हम इस पर बात करेंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां क्यों हैं, कितनी है, किस टाइप के वो म्यूचुअल फंड्स हमें ऑफर करते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग रिसर्च करेंगे तो और चीजें निकल के इसमें आएंगी। डन? ओके।